हेलो हाय, द अचीवर्स टॉक के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अविनाश। द अचीवर्स टॉक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग अचीवर्स से आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं, उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ में है असीम कुमार दुबे सर, जो कि दीवान स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आज उनकी जिंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे पहलुओं से पर्दा उठेगा, राज खुलेंगे। तो चलिए हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं असीम कुमार दुबे सर का। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आप जहाँ हैं वहाँ तक का सफ़र आपका कैसे तय हुआ, और सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सर आपका हो जाए आपके द्वारा। मैं शिक्षक हूँ, मैं प्रधान शिक्षक हूँ दीवान पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट के। ये एक लीडिंग स्कूल है जो ये स्कूल में 5300 बच्चे पढ़ते हैं आज की तारीख में। और इस स्कूल को बनाने में मैं सबसे ज़्यादा जो श्रेय देता हूँ वो हमारे साथी लोग, जो हमारे कलीग हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनके सबसे पहली और सबसे बड़ी श्रेय जाता है। उसके बाद सर्टेनली हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे मैनेजमेंट है, और हमारे मेरठ शहर के सारे जो नगरवासी है उनका भी बहुत बड़ा श्रेय है। इस स्कूल आज जहाँ खड़ा है उस जगह तक पहुँचाने के लिए मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ उन लोगों को। सर, आपका जो विज़न है वो दीवान के लिए क्या है? सर, मैं यही चाहता हूँ कि जो दीवान से जो पढ़ के निकले वो अच्छा इंसान बने, और वो समाज के लिए, देश के लिए और पूरा दुनिया के लिए कुछ करें, और वो अपना पैरों पे सही सलामत खड़े हो, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, सेल्फ रिलायंट हो। एंड दे मस्ट फॉलो वन पॉलिसी दैट बी गुड एंड डू गुड। सारे ही कॉलेजेस हैं, सारे ही स्कूल्स हैं, हर जगह प्रिंसिपल्स अपना अपना जो रोल है वो निभा रहे हैं वहाँ पर। आपकी लीडरशिप में ऐसा क्या खास है सर जो लोगों को आपसे बस लगाव हो जाता है एक मुलाकात में ही? सर, मैं सबको एक अच्छा इंसान कंसीडर करता हूँ, और वो जो भी मेरे पास आते हैं मैं ये मान के चलता हूँ वो किसी कारण से आते हैं, कुछ चीज़ लेने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले उनको सुनो, और आपके जो मैक्सिमम है आप उनको दीजिए। कुछ ना कुछ दे सकते हैं, कुछ नहीं तो आप उनसे अच्छा तरीके से बात कर सकते हैं, तो उनको अच्छा तरीके से बात करिए। और वो जब आपका रूम से निकले तो वो खुशी खुशी निकले कि नहीं, जिस पर्पस के लिए मैं आया था उसका मतलब ज़्यादातर समस्या का समाधान हमें मिला है। ये सोच हमेशा होना चाहिए। और इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लिटरेट, इलिटरेट, वो सब कुछ नहीं, वो मेरे सामने एक इंसान है। ये आई ट्रीट देम ऑलवेज, जो भी मेरे पास आता है। तो जो भी आपका स्टाफ है, टीचर्स हैं एंड ग्राउंड स्टाफ है, इवन जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे हैप्पी हैं वहाँ? सर, ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि सारे हैप्पी है, बिकॉज वंस यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, it is not that you take decisions to make yourself popular. Sometimes you have to take some unpopular decisions also. आपको कभी कभी कुछ अनपॉपुलर डिसीजन भी लेने पड़ता है। कॉल, टफ कॉल, हाँ, लेने पड़ता है समटाइम। दैट इज रिक्वायर्ड है ना। तो कोशिश करता हूँ कि लेट इट बी a happy family, let it be a happy home, and each one of us remains happy throughout the day। ना, ये कोशिश करता हूँ कि हम सब खुश रहें, घर से आए खुशी खुशी, और जब हम घर अब वापस जाए तो हम खुशी खुशी घर वापस जाए। ये एक एफर्ट रहता है मेरा अंदर सारा दिन। सर, घर की बात अगर चली है तो घर कहाँ पर है सर आपका? सर, मैं वेस्ट बंगाल और प्रॉपर कैलकाटा से हूँ मैं। मानिकतला में मेरा घर है। ओके। इवन मेरा इन लॉज वो भी बैरकपुर के हैं।
सो ये मेरा घर है। बट आज मैं लास्ट 88 से ऑलमोस्ट इन बिटवीन 13 इयर्स मैं मेरठ में नहीं था। मेरठ से बड़ा लगाव हो गया है, मेरठ से बड़ा जुड़ाव है, और आज मैं मेरठ का सांस ले रहा हूँ, मेरठ का पानी पी रहा हूँ, और मेरठ के आज जो हूँ मैं, मेरठ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिस जगह में मैं आज हूँ। सर कैसे मेरठ कैसे आना हुआ सर फिर? एक छोटी सी स्टोरी है इसका पीछे, एक कहानी है, एक कहानी है। प्लीज। मैं वेस्ट बंगाल रानीगंज टीडीबी कॉलेज में मैं पढ़ता था उन दिनों में जी। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा जॉब का क्राइसिस ये था ही शुरू से ही। मेरा मौसा जी मोदी रबर लिमिटेड मोदीपुरम में काम करते थे, तो मेरा पापा सोचे, और ही वॉज इन पर्सनल डिपार्टमेंट, तो वहाँ अगर आ जाए तो इनको मोदी रबर में लगा देंगे, जॉब मिल जाएगा। सो मैं आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स एंड वी आर 2 सिस्टर्स। एक बेटा टेंशन होता ही था कि ये अपना पैरों पे खड़ा होगा कि नहीं, जॉब करेगा कि नहीं, ऐसा था। और मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था। मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया हूँ रानीगंज कॉलेज से। सो स्कोप थोड़ा सा कम लगता था कि हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट करेगा फिर जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो बेटर वो मेरठ आ जाए और वहाँ जॉब करना शुरू कर दे उनका अंडर में, और अपना ग्रोथ लेता रहे। लेकिन बाय द वे मैं जब आया, मेरा मौसा जी का ट्रांसफ़र हो गया, तो मैं उधर अगर जाऊँ तो उधर सेशन ख़त्म हो चुका था, तो इधर सेशन तब चल रहा था। मैं ऐसे ही एक दिन मेरे सबने बोला मेरठ कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, मैं गया हूँ। और मुझे आज भी पता है हिस्ट्री डिपार्टमेंट में डॉक्टर के डी शर्मा जी करके हुआ करते थे हिस्ट्री प्रोफेसर, उनसे मुलाकात हुआ। एक मिस्टर मित्तल थे पूरा डिपार्टमेंट में। फिर मैंने क्वेरी किया और मैं उसका 1-2 दिन बाद मैंने मेरठ कॉलेज में एडमिशन लिया और मेरठ कॉलेज के एचए के हॉस्टल में भी एडमिशन लिया। सो मैं मेरठ में रहना शुरू कर दिया, यही है। और फिर मैंने वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट किया, मैंने बीएड किया, मैंने एलएलबी किया। ये तीनों डिग्री मैंने मेरठ कॉलेज से किया। और इवनिंग कोर्स फर्स्ट बैच था मेरठ यूनिवर्सिटी का, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। मैं वहाँ से 1 ईयर PMIR का कोर्स भी मैं किया हूँ। बल्कि उन दिनों में पूनम देवदत्त मेरा फैकल्टी हुआ करती थी, ठीक है, मेरठ यूनिवर्सिटी में। सो आई एम फॉर्चुनेट। और उसका बाद मैं 92 से मैं दीवान में हूँ। मैं फाउंडर टीचर हूँ दीवान पब्लिक स्कूल का। आई रिमेंबर द डे जब मैं आया, उन दिनों में डॉक्टर शर्मा हुआ करते थे, द एडमिनिस्ट्रेटर और द ओवरऑल, उनका साथ बात हुआ, मुलाकात हुआ, फिर फॉर्मल इंटरव्यू हुआ एक दिन, और मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मेरठ कॉलेज का रूम नंबर 66 एचए का हॉस्टल का एड्रेस में पहुंचा, और मैं मेरठ कॉलेज दीवान पब्लिक स्कूल में ज्वाइन किया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ह्यूज जो जर्नी है वो सर की रही है। कोलकाता से मेरठ आने तक का सफ़र जो है सर का बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहा है, और कड़ी कड़ी जोड़कर आपने आज एक जो जंजीर बनाई है अपनी, वो बहुत ही खूबसूरत है और लोग उसका लुत्फ़ ले रहे हैं और आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। सर, मेरठ कॉलेज का जिक्र आया है, तो मेरठ कॉलेज के आसपास की कुछ जो चौपाटियां हैं जिसमें आज भी कुटी चौराहा जिसे बोला जाता है, वहाँ पर कुछ टी स्टॉल्स हैं, और वो तो क्या वहाँ पर कुछ मंडली जुटा करती थी? बिल्कुल जुटा करते थे, बिल्कुल जुटा करते थे। वहाँ की जो वो चाय हम चाहे रूम में बनाते थे, लेकिन वहाँ की चाय की एक अलग ही टेस्ट था। तो हम एचए के हॉस्टल और जो BNM हॉस्टल के, ये लोग बेसिकली सीनियर स्टूडेंट्स यहाँ रहते थे, हम लोग वहाँ जाते थे, और वही है बातचीत, डिस्कशन, हमारे बंगाल में जिसको अड्डा बोलता है। अच्छा। हाँ, ऐसे अड्डा टाइप का होता था हमारा। अच्छा, ये अड्डा वर्ड जो है वो बंगाली है? बंगाली वर्ड। अच्छा। हाँ, उधर ज़्यादा पॉपुलर है वेस्ट बंगाल में, हाँ, अड्डा मारना। तो वो बहुत ही अच्छे दिन थे हमारे मेरठ कॉलेज के, कुटिया में जाके बैठना और अड्डा मारना। एक तो वहाँ कुटिया में बैठते थे, और मेरठ कॉलेज के जो पीछे साइड में टेलीफोन एक्सचेंज का सामने, वहाँ भी 2-3 चाय की दुकान है, वहाँ भी जाके बैठते थे, और वो सब स्टूडेंट्स हुआ करते थे हम लोग। अभी भी जाना होता है क्या? अभी भी जाना होता है, मैं जाता हूँ। और जो मोनू की चाय है, वो ऐसा चाय मुझे आज भी दुनिया में भी नहीं मिला। मैं उसका वहाँ जाके चाय पीऊँगा और वो पिलाएगा, और पुराने दिन याद करते हैं हम आज भी। आज भी मैं प्रिंसिपल होके अगर उधर से जाऊँगा, मैं मोनू का दुकान में जाऊँगा और चाय पीऊँगा। सर, बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है, सर की इंस्पिरेशन कौन है जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद में। आप देखते रहिए द अचीवर्स टॉक।
अचीवर सैल्यूट के साथ में एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है द अचीवर्स टॉक। आज के अचीवर्स टॉक में जो पर्सनैलिटी हमारे स्टूडियो में आई हैं उनका नाम है असीम कुमार दुबे सर, जो कि दीवान के प्रिंसिपल हैं। अभी ब्रेक में जाने से पहले हम लोगों ने बात की कि सर को मेरठ में कहाँ हैंग आउट करना पसंद है एंड सर की जर्नी कैसे रही मेरठ आने की, क्योंकि बेसिकली सर कोलकाता से हैं। सर, अगला सवाल मेरा है कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरा पापा। वही आई हैव सीन हिम दैट हाउ हार्ड वर्किंग पर्सन ही वाज। बहुत मेहनती थे और उनका बहुत ही वॉज द चीफ स्टोर कीपर ऑफ 125 कोलियरीज। ही वॉज इन कोल इंडिया, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। उस पोस्ट में होते हुए भी ही वॉज डेड ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्ट थे। एक छोटा सा इंसिडेंट है, जब कोल इंडिया तो बाद में बना है, जब कोल को नेशनलाइजेशन किया गया है, देयर आर 2 डायमंड्स इन हिज स्टोर। तो उनका एक फ्रेंड बोला है कि परेश दुबेदा, ये डायमंड तो आप रख लो, इसको गवर्नमेंट का कि उसमें क्यों जमा करा रहे हो। बट माय फादर वाज सो डेड ऑनेस्ट, बोले नहीं, ये है, ये नेशनलाइजेशन हुआ है, मैं इसको जमा करके ही छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं रखूंगा। So that inspired me कि how to become a hard working person and honest person. Honesty. I have learned from him कि वो चीज़ क्या है। So मैं ज़िंदगी में जब भी कभी प्रॉब्लम या कुछ होता था, वो भी एक बात है, मैं हमेशा बिफोर लास्ट 2 years till he left us, मैं पापा से ही बात करता था एंड ही वॉज द बेस्ट सॉल्यूशन गिवर। वो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन मेरे को देते थे मेरा लाइफ के बारे में। So he remained my mentor, he remained my inspiration always. एब्सोल्युटली सर, फादर सभी के लिए एक इंस्पिरेशन देते हैं और लेकिन आप कहाँ तक उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, तो आई होप के फादर को बहुत प्राउड होगा आप पे कि एक छोटा सा बच्चा जो अभी पढ़ रहा है और आगे चलकर उसने लोगों को पढ़ाना शुरू करा, अध्यापक बना और आज वो मेरठ में एक बड़े नामी स्कूल में एक प्रधान अध्यापक है। तो एक बहुत ही प्राउड का विषय है एंड सर, इंस्पिरेशन आपकी गज़ब है और आई होप के जो आपके अंडर में जितने भी स्टाफ होगा, जो आपके स्टूडेंट्स होंगे, वो आपसे बहुत ही फैमिलियर होंगे, एक फैमिली की तरह आप उन्हें ट्रीट करते होंगे। सर, आपकी लाइफ का अब तक का जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा हो? चैलेंज इज दैट कि टाइम इज चेंजिंग है ना, ईयर आफ्टर ईयर, और चैलेंजिंग फेज वाज कोविड पीरियड। वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेज था टू रन द स्कूल, है ना। 2 बात था उसमें, एक था कि द स्टूडेंट्स वर फिजिकली नॉट प्रेजेंट, स्टूडेंट्स फिजिकली नहीं आ रहे थे, उनके साथ कनेक्ट होना है एंड टू इंश्योर कि उनको प्रॉपर एजुकेशन कैसे दिया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड द राइटिंग स्किल, वो बिल्कुल इट वाज नेक्स्ट टू जीरो हो गया था। लिखने का जो प्रैक्टिस है वो ख़त्म होते जा रहा था और कोविड जितना एक्सटेंड कर रहा था अटेंडेंस उतना कम हो रहा था। सो हम सोच रहे थे कि अब क्या होगा, बच्चे जो पढ़ नहीं रहे, वी आर श्योर कि कोविड ओवर हो जाएगा, दे विल बी बैक टू स्कूल। बट ये जो गैप आया है, ठीक है, विद इन इंडस्ट्री, इसको हम कैसे ब्रीच करेंगे, इस गैप को फिल कैसे करेंगे। सो दैट फेज वर वेरी 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 चैलेंजिंग। और उन दिनों में हर घर से सोच रहे थे कि कैजुअलिटीज़ हो रहा, किसी स्टूडेंट का फादर, वी लॉस्ट 1 कलीग ऑल्सो, एक टीचर लूज़ किया हमने बहुत। सो वो एक बड़ा एंग्जाइटी में हम थे उन दिनों में। कोविड में बहुत ज़्यादा मुश्किलें रहीं और सर ने बताया कि कोविड में किस तरीके से सर ने उसको डील किया, एक जंग जो जीती हम लोगों ने, क्योंकि एजुकेशन ऐसा फील्ड था जिसको हम रोक नहीं सकते थे। अगर हम रोक देते तो वो 0 एकेडमिक ईयर जो बात चल रही थी वो हमको घोषित करना पड़ जाता। लेकिन उसके बावजूद भी, कोविड के बावजूद भी हम लोगों ने एजुकेशन को कंटिन्यू रखा एंड उसको ऑनलाइन मीडियम से उसको हमने चालू रखा। सर, मेरा अगला सवाल यही है कि एजुकेशन हम लोगों ने कोविड के वक्त में ऑनलाइन स्टार्ट की थी, हमारा एक बैकअप प्लान वो रहा। क्या ये बैकअप प्लान
आगे भविष्य की शिक्षा को भी जारी रखेगा? देखिए, बैकअप तो चाहिए। फॉर एनीथिंग यू नीड टू हैव प्लान ए एंड प्लान बी, है ना, ये तो हमेशा होना चाहिए। बट जो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम यू दैट ये जो चॉक एंड टॉक मेथड है, इसको देयर इज नो रिप्लेसमेंट। आई होप यू वर टॉकिंग अबाउट दैट, वहाँ ले जाने चाहते हैं शायद। सो दैट्स ए मस्ट। आज हम जब ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड की बात कर रहे हैं, इंडिया में अभी पॉपुलर हुआ है। इट वॉज पॉपुलर अर्लियर क्वाइट लॉन्ग बैक इन यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। बट स्टिल यू गो विजिट एनी ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, यू टॉक अबाउट ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड और एनी स्कूल, वो चॉक एंड टॉक इट इज़ देयर। चॉक एंड, है ना, ब्लैक बोर्ड, आजकल ग्रीन बोर्ड हो गया है, ठीक है, ये इट इज़ देयर। सो वो रहेगा, बट टू बी सपोर्टेड बाय दिस टेक्नोलॉजी, है ना। दिस इज़ व्हाट द न्यू एजुकेशन इज़ दैट। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई डिफरेंशिएट अगर आप करना चाहें कि बेनिफिट स्टूडेंट को किससे ज़्यादा है? सर्टनली ऑफलाइन, बिकॉज हमारे एजुकेशन में बोला जाता है द चिल्ड्रन लव द पर्सन फर्स्ट, देन दे लव द सब्जेक्ट। सो पर्सन का जो लव है, वो जो दैट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, दैट कनेक्ट। So you are connected with the person, with the teacher, until unless you are connected. So your physical presence is required for that connection. जो हमने नोटिस किया है कि ऑनलाइन में वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विथ आवर स्टूडेंट्स, उसीलिए वो इनिशियल डेज इट वाज वेरी पॉपुलर, बट जैसे जैसे दिन गया वो उसका ग्राफ घटता गया, ठीक है। सो फिजिकल प्रेजेंस इज सर्टेनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट इट इज सर्टेनली ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग। सर, एक और प्रॉब्लम देखने में आती है आफ्टर कोविड, बच्चों का टेम्पर बहुत लूज हो गया है। आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, ज़रा सी बातों पे एकदम से हाइपर हो जाते हैं। वो सर क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सल्यूशन हो सकता है? सर, प्रॉब्लम भी हुआ है और सॉल्यूशन है, बट इट इज़ ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। ये तो हुआ है कोविड का बाद, देयर इज़ अ चेंज इन द एटीट्यूड, बिहेवियर, इसमें बहुत चेंजेस आया है इन एवरीबॉडी, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे स्टाफ हो, सब में आया है। बिकॉज नाउ वो जो प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, हम अगर इसको करें, इस दोनों में इन एवरी फील्ड देयर इज़ डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। एंड नाउ इट इज़ मोर ऑफ स्ट्रेस हुआ है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों को पास, इनसिक्योरिटी बढ़ गया है कि मेरा क्या होगा। यू आर नॉट ना श्योर कि व्हाट अबाउट टुमारो, कल क्या होगा, इधर इट इज़ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और इट इज़ जॉब और इकोनॉमी, ठीक है, कल का बारे में उतना सैंग्विन नहीं लोग बाग। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। दूसरा, जो बच्चा है उनके पेरेंट्स दे वर नॉट सो मच ऑफ अनसेफ रिलेटेड टू देयर बिजनेस एंड जॉब। आज वो बहुत अनसेफ है कि मेरा बिजनेस कल चलेगा कि नहीं चलेगा, या मेरा नौकरी रहेगा कि नहीं रहेगा। सो उसका जो इम्पल्स है, उसका जो इम्पैक्ट है उनके बच्चों के ऊपर है। वो जो 2 साल उन्होंने अपना क्लोज रेंज से पेरेंट्स को देखा है, उनका बिजनेस डाउन हो रहा, उनको जॉब का सैलरी नहीं मिल रहा, वो सब देखा है, उन्होंने सुना है। सो उसी का इम्पैक्ट है। बट इसका एक ही वे आउट है, इट इज़ काउंसलिंग, 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 काउंसलिंग। एंड स्कूल का बहुत बड़ा रोल है इसमें, टू ब्रिंग देम बैक फ्रॉम दैट, है ना, डार्क वर्ल्ड। वो जो एंग्जाइटी, प्रेशर जो है, स्कूल एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, टीचर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, काउंसलिंग करके, काउंसलिंग करके, काउंसलिंग करके। काउंसलिंग सिर्फ स्टूडेंट्स की या पेरेंट्स की भी? पेरेंट्स की ज़्यादा। आपने बहुत अच्छा कहा है, बहुत ही अच्छा बात कहा है। वाकई यार, जो हम कर रहे हैं आजकल, पेरेंट्स की ज़्यादा काउंसलिंग होनी है आज की तारीख में। अगर हमें सही डायरेक्शन में ले जाना है देश को या समाज को या शहर को, आज की तारीख में पेरेंट्स की ज़्यादा काउंसलिंग चाहिए, उसका बाद स्टूडेंट्स काउंसलिंग चाहिए। वेरी राइटली सेड और ऑब्जर्व बाय यू। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सर स्टूडेंट्स की काउंसलिंग या पेरेंट्स की काउंसलिंग के? सर देह पे क्या होता है, जो समाज के जो प्रेशर है ना, वो एक उन्होंने एक माइंडसेट बना लिया। अभी एक नया इशू आया है जो हम लोग फेस कर रहे हैं, और बहुत एक्सोडस, मतलब स्कूल से छोड़ के जा रहा है, वो है डमी एडमिशन।
वो स्कूल में नहीं पढ़ने चाहते, किसी स्कूल में नाम लिखाने चाहते हैं, 11th में मान के चलिए नाम लिखा रहे हैं, और वो 12th का प्रैक्टिकल देंगे और बोर्ड देंगे, इन बिटवीन वो IIT का या मेडिकल साइंस के लिए नीट का या JEE का प्रिपरेशन करेंगे। हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा IIT से नीचे ना हो, और IIT छोड़ के कुछ नहीं है शायद दुनिया में। जब तक वो IITian नहीं बनेगा तो अच्छा इंसान या अच्छा सैलरी या अच्छा पैकेज या अच्छा कंफर्ट उसको नहीं मिलेगा। ये आ गया है, और उसके पीछे समाज का प्रेशर है। वो देखते हैं कि मेरा मौसी का बेटा, मेरा चाचा का बेटा, सर का बेटा ये क्लास में, उस पड़ोसी का सब IIT का तैयारी कर रहा, मैं भी तैयारी करूँगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, एक संस्था है कोटा का जिसमें 1.5 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया जो JEE का तैयार कर रहा। क्या सिर्फ उसी संस्था से ही सारे IITian निकलेगा? IITian तो ध्यान से भी निकलेगा, ठीक है, मेरिट से भी निकलेगा, कैलकाटा से भी निकलेगा, और बहुत सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ से निकलेगा, और जो कहीं कोचिंग नहीं करेगा स्टेट बोर्ड स्कूल से भी निकलेगा। बट ये जो डेटा आपको बता रहा है, आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। और उसका अगला जो आप सुन रहे हैं, पिछले लास्ट कुछ दिनों से जो सुसाइड रेट बढ़ गया है कोटा में, सो दैट स्पीक्स कि कितना ज़्यादा प्रेशर में है बच्चे लोग हमारे। एग्जैक्टली तो स्टूडेंट्स के साथ में पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। अभी ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक के उस पार हम सर से जानेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल रहने वाला है हमारी एजुकेशन में। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए द अचीवर्स टॉक। द अचीवर्स टॉक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के अचीवर्स टॉक में हमारे साथ में जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं असीम कुमार दुबे सर, दीवान स्कूल के प्रिंसिपल। अभी बहुत सारी उनकी ज़िंदगी के छुए अनछुए पहलुओं पर हमने बात की है, और एजुकेशन पॉलिसी पे भी हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। सर, हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके बारे में क्या कहना है? वो किस हद तक बेनिफिशियल है? मैं पढ़ा हूँ, इसको स्टडी किया हूँ। अब न्यू एजुकेशनल पॉलिसी नहीं, अब तो उसका अगला स्टेप भी आ गया हमारे पास NCERT से, वी कॉल इट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो भी आ गया है। सो ये दोनों डॉक्यूमेंट ह्यूज डॉक्यूमेंट है, एंड रियली वी अप्रिशिएट, एंड इट्स अ वंडरफुल डॉक्यूमेंट, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। इसका पीछे जो विज़न है, मिशन है, वो बहुत ही अच्छा है। बट सिर्फ एक ही जगह है कि हमारे कंट्री में या हम प्लान बहुत अच्छा करते हैं, इसका सक्सेसर सब कुछ डिपेंड करता है कि हाउ डू वी एग्जीक्यूट इट। और उस एग्जीक्यूशन में व्हाट आई अंडरस्टैंड सबसे जो मेजर रोल रहेगा वो किसी भी फील्ड का, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटी है, इट इज़ टीचर्स टू प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। सो गवर्नमेंट इट इज़ स्टूडेंट सेंट्रिक है ये एजुकेशन पॉलिसी, बट एट द सेम टाइम दे शुड नॉट इन एनी वे इग्नोर द टीचर्स। टीचर्स को कैसे मोल्ड करते हैं, टीचर्स को कैसे ट्रेन करते हैं, हाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और इम्पॉर्टेंस हाउ डू वी ड्राइव इट एंड हाउ डू वी अचीव द गोल, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मेरे हिसाब से ये आया है, टीचर लोग स्टूडेंट के ऊपर वो करेंगे, बेस करेंगे, फोकस करेंगे। गवर्नमेंट को ट्रेनिंग और अपस्किल करने के लिए टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सो इट्स अ वंडरफुल डॉक्यूमेंट, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा जिस उसमें ले जा रही है। फ्यूचर में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना दखल रहेगा हमारी एजुकेशन में? देखिए, ये तो एक टेक्नोलॉजी आया है और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और ना करना चाहिए। सो आप अगर इग्नोर करेंगे या आप उसको साथ नहीं जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये शुरू हो गया, इसका इम्पोर्टेंस ये कर रहे हैं हमारे। अब ChatGPT का भी आ गया है, इसका डिमेरिट्स है बट मेरिट्स भी है। सो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जाने होगा, बिकॉज इफ़ यू सी CBSE में हमारा सीनियर सेकेंडरी में एक सब्जेक्ट पे है जो हमारे स्कूल में भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो
इट इज़ रियली गुड थिंग, बहुत अच्छा द वे टेक्नोलॉजी इज गोइंग फॉरवर्ड और जो एडवांसमेंट है कंप्यूटर साइंस का, सो उसका साथ जाना चाहिए। ओके सर, बुक स्टडी और डिजिटल स्टडी क्या प्रेफर करेंगे आप? एब्सोल्युटली इट इज़ ऑलवेज बुक स्टडी। बुक स्टडी कोई डिफरेंशिएट? ये फीलिंग की बात है। बुक्स, ऑल द बुक्स आर अवेलेबल ऑन नेट, और आपका लैपटॉप में या पाम टॉप में या स्क्रीन में वो है। बताइए आप और हम कितने बुक थ्रू लैपटॉप पढ़े हैं। आज भी हमें जो सर्कुलर समझने होता है क्या होता है, उसका हम हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेते हैं तब जाके होता है। और बुक का अब अगर आप देखेंगे, आज भी एक क्लास है, बुक रीडिंग करते हैं और बुक्स का सेल भी बढ़ा हुआ है। जो नॉवेल्स की, वो नए नए जो मॉडर्न ऑथर्स आए हैं आजकल हमारे इंडियन में, अमिताभ घोष हो गया, चेतन भगत हो गया, दे आर सो पॉपुलर। वो स्क्रीन में उनकी बुक यंग जनरेशन यूथ नहीं पढ़ रहे हैं, वो हार्ड कॉपी खरीद के पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ ऑलवेज ऑफलाइन। पुराने ज़माने में सर मुझे याद आ रहा है कि स्कूल टाइम में हम लोगों को एक टास्क दिया जाता था। हम लोग मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, होली, दिवाली, फ्रेंडशिप डे, हम लोग ना एक हाथ से ग्रीटिंग कार्ड्स बनाया करते थे और उसको संभाल के भी रखा करते थे। आजकल डिजिटल युग में हम लोग केवल और केवल एक जिफ फॉरवर्ड कर देते हैं या एनिमेटेड हम कुछ बनाकर मोशन में उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो दोनों में बहुत एक अंतर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी हम वही है ना, जो मैरिजेस का है वो डिजिटल कार्ड आ रहा है, बट फिर भी आजकल वो हार्ड कॉपी भी है। इट हैज़ नॉट बिकम ऑब्सोलेट। सर कहीं हमने ये भी सुना था कि आप एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे। वेरी ट्रू। आई डो नॉट नो आपने कहाँ से सुना, लेकिन मैं बनने चाहता था। और देयर वाज कोइंसिडेंस अगेन, आई कुड नॉट राइट NDA, आई कुड नॉट राइट OTA, दोनों ही मैं लिख नहीं पा। ठीक है, देयर वाज डेथ ऑन बोथ ओकेजन्स इन माय फैमिली। सो स्टिल आई एम बाय नेचर, पीपल से कि आप आर्मी जैसे, मेरा हेयर स्टाइल है, मेरा वॉकिंग और मेरा एवरीथिंग, इट लुक्स लाइक द वे आई डील पीपल। ठीक है, आई एंजॉय, आई रिस्पेक्ट द इंडियन डिफेंस सर्विसेज ए लॉट, आई एडमायर देम। Everyone respect. yes, and still I feel, rather I do tell my students कि आज भी अगर कहीं ज्वाइन करना है, द बेस्ट ऑफ जॉब है ना, वेर यू एंजॉय योर लाइफ, ज्वाइन इंडियन डिफेंस सर्विसेज। अगर लाइफ को एंजॉय करना है तो इंडियन डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करो। सोचते हैं कुछ और कभी कभी हो जाता है कुछ। यस, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। जिंदगी इसी का नाम है। सर आपकी लाइफ का एक ऐसा मंत्रा जिससे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं? Keep your office at office, keep your home at home. Don't mix up office and home together. दोनों को मिक्स अप मत करो। हाँ, ऑफिस का ऑफिस में रहने दो। यू मे वर्क अप टू 7 o'clock 8 o'clock, बट जब ऑफिस ओवर हो जाता, अब जब घर जाते तो अब घर जाते ऑफिस के बारे में ना सोचो, ना ऑफिस के बाद जाके घर में करो। सो दिस इज, यू नीड टू डू दैट, यू नीड टू गिव टाइम टू द फैमिली। फैमिली को टाइम देना चाहिए जाके, तब फैमिली के साथ मस्ती करो। यू डोंट बी ए प्रिंसिपल देयर एट होम। तो ये एक मंत्रा है कि आप घर का काम घर और ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ कर जाएं। सर थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, आपके स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज पे हम चलते हैं वापस। पॉकेट मनी कितना मिला करती थी उस दौरान? सर हमारा पॉकेट मनी नहीं हुआ करता था। पॉकेट मनी शुरू हुआ हमारा जब हम क्लास 11th में गए। हम कुल्टी का स्कूल में मैं पढ़ता था। ठीक है, तो पॉकेट मनी भी नहीं बोलते थे, वो बस का किराया देते थे मम्मी। अब उसमें कभी कभी वो जो कंडक्टर नहीं लेता था या कंडक्टर से हम नहीं देते थे छुपा के, इस गेट से उस गेट में, वो जितना पैसा बचता था वही हमारा पैसा है, पॉकेट मनी नहीं है। और कभी कभार जो मम्मी जो सब्जी वब्जी लाने मार्केटिंग के लिए जो देते थे, 3 रुपया दिया तो उसमें अगर एक चवन्नी बच गया, ठीक है, मम्मी को बोला मम्मी तो इसको रख लो, तो वो जो रख लिया तो वही पॉकेट मनी था। पॉकेट मनी तो बाद में पता लगा कि पॉकेट मनी होता क्या है। शैतानियाँ रही सर बचपन में? सैतानियाँ रहा, बट वही है, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू फुटबॉल। हम लोग गेम्स में ज़्यादा एडिक्टेड थे। अच्छा। हाँ,
क्लास छोड़ के फुटबॉल खेलना, स्कूल हाफ डे करके फुटबॉल खेलना। हाँ, तो स्कूल बंक कहीं ना कहीं हाँ किया है, स्कूल बंक किया है। और कॉलेज में जाके था कि वही है, हम आज भी बोलते हैं, ऐसा होता नहीं है, बट किन्हीं का क्लास में बड़ा अट्रैक्शन होता था, उन सर का क्लास तो अटेंड करना ही है, और किसी सर का था कि वो मज़ा नहीं आ रहा। तो जब मज़ा नहीं आ रहा तो उसमें हम मूवी देखने चले जाते थे। उन दिनों में हमारा 90 पैसे का थर्ड क्लास का टिकट था, ठीक है, पर्दे के सामने ही बैठते थे, एकदम ऐसे करके देखते थे। सो कैसे करके 90 पैसे जुगाड़ करके हम मूवी देखने चले जाते थे। सो यही था। और आज देखिए वो जब आप पुराने पन्नों को जब पलटते होंगे जिंदगी के, तो बहुत ही ऐसे क्षण निकल कर आ जाते होंगे जो आपको गुदगुदा जाते होंगे। कोई ऐसा लम्हा है सर आपकी जिंदगी में? और कोई एक किस्सा मतलब क्या था, ये थोड़ा सा पैसा बचता था, तो हमारा उन दिनों में क्या, साउथ इंडियन फूड डोसा बड़ा पॉपुलर था। ओके। तो कैसे 10 पैसा बस का किराया था और 40 पैसा का ऐसा डोसा मिलता था एक, 50 पैसे में। एक दोस्त था, वो उसका उतना नहीं था, ये उतना पैसा नहीं था, हम उसको बचा के कैसे, हम 3-4 दोस्त मिल के चला जाते थे और उसको छोड़ जाते थे, ठीक है। क्यों, हमारा उतना पैसा नहीं था उसको से, तो उस टाइप के करते थे। वो बड़ा आज भी लगता था कि अगर उस टाइम उसको ले जाते थे, शेयर करते थे, ऐसा क्यों किया उसको, ठीक है। वो चीज़ लगता है कभी कभी कि वो शायद हम लोगों ने ठीक नहीं किया। पेड़ से फल तोड़कर कभी खाए हैं? बहुत था। हमारा वहाँ था अमरूद चोरी करना, वो एक आर्ट था, बैर चोरी करना, आम चोरी करना। और जो घर ज़्यादा कुछ के बांग्लो हुआ करता था, हम ब्रिटिश कॉलोनी में पले बड़े हैं, वो बंगाल कोल कंपनी था उस टाइम, तो जो बड़े बड़े ऑफिसर थे उनका बांग्लो हुआ करता था, बांग्लो में गार्ड होता था। लेकिन आम उनका बांग्लो का सबसे बढ़िया आम था, उस बांग्लो का दूसरा एक बांग्लो था, उसका अमरूद बड़ा था। तो जो उस्ताद है उसको उसी को खाना। तो 2 दोस्त, तो हम सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ के रख लिया और 3 दोस्त गया पेड़ में जाके वो लेके आया। तो ऐसा करते, जो आम लाया उसी आम से सिक्योरिटी गार्ड को मारा और फिर आए। तो इस टाइप का था, हम शैतानियाँ करते थे। और फिर वो पापा के पास कंप्लेन आ जाता था और फिर वो पिटाई होती थी। पनिशमेंट मिली है? मम्मी से था, पैर पकड़ लेता था कि पापा का मत बोलना, बस पापा से बड़ा डर हुआ करता था। फॉर मी फादर वॉज अ टाइगर, जैसे लगता था टाइगर कोई खा जाएंगे, ऐसे चबा जाएंगे। बिकॉज वो कोल माइंस में थे, उनके शूज़ बड़े टफ होते थे, माइंस शूज़ होते थे। तो पापा मेरे को शूज़ से भी मारते थे। हाँ, वो उन्हीं के वजह से शायद आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, जो भी है आज वही पापा का वजह से। आपकी जर्नी में सर आपको कभी किसी ऐसे शरारती स्टूडेंट से सामना हुआ आपके? हाँ हुआ है, मेरठ में हुआ है, दीवान में ही हुआ है। एक स्टूडेंट था, वो बड़ा इंडिसिप्लिन था, मारा मारी करता था, क्या करता था। तो मैं उसको लेके आता था, मतलब यू बी माई बॉडी गार्ड, मैं जहाँ भी जाऊँगा तुम मेरा बॉडी गार्ड बन के ऐसे करके चलोगे। हाँ। तुम मेरे साथ घूमता था। उसका पापा बोलते थे कि सर ये पनिशमेंट आपका सही है। बट दे वर वेरी सपोर्टिव, पेरेंट्स ने मेरे को बहुत मदद किया, बहुत सपोर्ट किया, इसीलिए शायद मैं स्ट्रिक्ट टीचर बन पाया था। हाँ, नहीं तो नहीं बन पाता। इस तरीके की शरारतों से निपटने का आपका एक अलग ही तरीका है और पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं सर? बहुत पॉजिटिव। आज सारे, मैं बहुत स्टूडेंट्स से जुड़े हुआ हूँ। मैं फेसबुक में मेरा करीब 2200 जिसको फ्रेंड बोलते हैं, बट दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर माई स्टूडेंट्स। आज भी मेरे को ऑलमोस्ट एवरी डे आई रिसीव ए कॉल। डेली एक ना एक स्टूडेंट का फ़ोन मेरे पास आ जाता है। दे आर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, हर जगह पे है, वो फ़ोन आता है। वो टीचर्स डे में मैसेज भेजते हैं, ऐसे भेजते हैं। सो दे आर, आई एम वेरी वेल कनेक्टेड विद माय स्टूडेंट्स। सर, दीवान स्कूल के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी लाइफ में एक बेंचमार्क सेट किया हो अपने जूनियर्स के लिए, और जिनको अगर आप आज देखते हो तो हर टीचर को, हर किसी को एक प्राउड फील होता है? यस, बहुत है। टू नेम ए फ्यू, बहुत है। उसमें से सबसे पहला नाम जो आता है वो गौरांग राठी है। ओके। ही इज़ एन IAS ऑफिसर। वो बांदा में नहीं, यूपी में ही है। अर्लियर ही वाज इन बनारस, अभी यूपी में ही इज़ एन IAS ऑफिसर। देयर इज अनदर गर्ल सुषमा चौहान, वो भी IAS ऑफिसर है, वो दिल्ली का एक मिनिस्ट्री में है। ऐसे दीवान हैज़ प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट 6-7 IAS ऑफिसर। और USA अराउंड देयर आर 60-70 स्टूडेंट्स आर देयर हु आर इनटू IT।
आईटी सेक्टर में यूएसए में सिलिकॉन वैली में 60 से 70 बच्चे हैं हमारे दीवान के। दीवान के आईपीएस है, दीवान के जुडिशियरी में, इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे में है। दे आर डूइंग वेरी वेल। अनुभव बस्सी जो स्टैंड कॉमेडियन है, स्टैंड ऑन, ही इज दीवान प्रोडक्ट। यस यस। राघव जो एक अच्छा सॉन्ग गाया था, वो राघव भी हमारे दीवान के प्रोडक्ट है। साउथ के वन टाइम पॉपुलर हीरोइन थी पूजा गांधी, कर्नाटका के, ठीक है, पूजा गांधी हमारे प्रोडक्ट है, दीवान के। यस यस। ओके, तो एक लंबी लिस्ट है और दीवान के स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो अगर सर को सुन रहे हैं तो एक प्राउड फील कर रहे होंगे। आपके चेहरे पे भी एक स्माइल आ गई होगी पुराने दिनों को याद करते हुए। डिफेंस सर्विसेज में बहुत है दीवान के। हाँ, डिफेंस सर्विसेज में, आर्मी में डिसिप्लिन बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन मिला उन लोग को। डिसिप्लिन एंड कल्चर, ये दोनों उनको मिला है। एंड दीवान इज नोन फॉर इट्स एजुकेशन। सो एजुकेशन उनका स्ट्रांग रहा, साइड बाय साइड डिसिप्लिन और कल्चर भी उनको मिला है जो उन्होंने कैरी किया आफ्टरवर्ड्स। द बेस्ट पार्ट, यू वोंट बिलीव, दीवान के जो एलुमनाई है वो आज भी आते हैं एंड दे विजिट देयर स्कूल अलोंग विद द फैमिली एंड है ना किड्स अपने। यस, वो आते हैं, मिल के जाते हैं हम लोगों से, आज होती है और हमसे मिल के जाते हैं वो लोग। जब भी आते हैं, होली दीपावली में आते हैं वो लोग, वो हमसे मिल के जाते हैं। तो बहुत पुरानी बातों में हम लोगों ने उन अचीवमेंट्स को ढूंढ लिया और उन अचीवर्स को ढूंढ लिया जो कि देश के कोने कोने में दीवान स्कूल का नाम आगे बढ़ा रहे हैं और अपने पेरेंट्स को एंड अपने टीचर्स को प्राउड फील करा रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के उस पार हम सर से जानेंगे कि सर को कौन सा एक्टर, कौन सी एक्ट्रेस या फिर खाने में क्या पसंद है, घूमने फिरने के लिए कौन सी जगह पसंद है। इन सारे सवालों का जवाब पूछेंगे सर से। और आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए द अचीवर्स टॉक। द अचीवर्स टॉक के इस बेहद ही खास एपिसोड में हमारे साथ में हैं असीम कुमार दुबे सर, दीवान स्कूल के प्रिंसिपल। सर से हम लोगों ने उनकी जिंदगी के बहुत सारे छुए अनछुए पहलुओं के बारे में बात की, लेकिन अब एक ऐसा सवाल आया है जो सर बताना तो पड़ेगा आपको। आपका कोई ऐसा फेवरेट एक्टर जो आपके दिल के बहुत करीब हो? इट इज़ ऑलवेज उत्तम कुमार, बंगाली जो एक्टर है उत्तम कुमार, हम उनको नहीं भूल सकते। एंड उनका जो स्माइल है, डायलॉग डिलीवरी है, इमोशंस है, मैचलेस। वी मिस उत्तम कुमार, हम मिस करते हैं। इसीलिए आज भी हम जब भी मौका मिलता है उत्तम कुमार की मूवी देखते हैं। इवन हम सिनेमा हॉल में भी जाते हैं। जब कोलकाता जाता हूँ कहीं, अगर उत्तम कुमार की मूवी चलता है कुछ, हम हॉल में जाके उत्तम के मूवी जरूर देखते हैं। उनको देख के स्माइल आती है सर? बिल्कुल, देख के स्माइल आती है, सोचते रहता हूँ, है ना। कोई गाना सर आपका बेहद पसंदीदा? गाना तो मेरा आनंद के जो गाना है, जिंदगी कैसे ही पहली, हाँ, जो सी बीच में जब गाता है राजेश खन्ना, ठीक है, सो वो बेहद पसंद है मुझे। बार बार सुनता हूँ उसको। वो मोटिवेट भी करता है, इंस्पायर भी करता है, बहुत कुछ सोचने के लिए भी मजबूर करता है कि यस, लाइफ है क्या, या मैंने क्या किया या क्या करना चाहिए। हाँ, सेल्फ एनालिसिस। संगीत होता ही ऐसा है, सुकून भी देता है और आपको जिंदगी की हकीकत से रूबरू भी करवाता है। सर, फेवरेट एक्ट्रेस? इट्स नन बट स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल, हाँ, उनका मंथन, ठीक है, वो भूल नहीं सकता हूँ। इतना अच्छा उनका एक्टिंग, और वो जो उनका हीरो उन दिनों में नसीरुद्दीन शाह का साथ है ना, वो सब जो पेयर था, इट वाज वंडरफुल। हम लोग डीडी में वो मूवी आते थे और इट वाज ऑलमोस्ट एवरी फ्राइडे। सो मैं और पापा वो आर्ट मूवी सब देखते थे उन दिनों में। फैमिली के साथ में लास्ट मूवी कौन सी जाना हुई सर? अब तो बिल्कुल नहीं हो पाता, बहुत दिन पहले देखा था एंड इट वाज देवदास, जो ऐश्वर्या राय की वो थी।
शाहरुख खान था उसका हीरो। सो दैट वाज द मूवी वी चेरिश, उसी को बात करते हैं। आजकल तो लैपटॉप में आ गया, OTT में आ गया है, वही जो थोड़ा सा देख लेता हूँ कभी। ज़रूरी नहीं कि OTT वाले देखते हैं, हम पुराना मूवी भी हम लैपटॉप में देख लेते हैं घर में हम लोग। यस। घूमने फिरने का शौक सर? बहुत शौक है घूमने फिरने का, थोड़ा बहुत घुमा हूँ। इंडिया के बाहर नहीं गया, इंडिया में गया हूँ। ऑलमोस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब घूम लिया हूँ मैं। सो घुमा हूँ, मैं घूमने का बड़ा शौकीन हूँ और घूमता हूँ तो साथ में कैमरा ज़रूर ले जाता हूँ मैं। कहीं भी जाता हूँ। हाँ, हमें पता चला कि फोटोग्राफी का आपको शौक है, जो आपका इस प्रोफेशन है उससे इतर आपका जो हॉबी है उसमें फोटोग्राफी भी एक है। तो फोटोग्राफी का शौक रखते हैं सर? फोटोग्राफी बिल्कुल रखता हूँ और मैं एक इंसान का बहुत अच्छा फोटोग्राफी किया हूँ। मैं वही आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दिखाऊंगा। वो है डॉक्टर कलाम, जो हमारे प्रेसिडेंट थे, या जो ग्रेट मिले हैं सर आप? सर उनसे मिला हूँ, 3 बार मिला हूँ, बहुत क्लोज रेंज से बात हुआ है। वो ढूंढते रहता हूँ कि दूसरा अब्दुल कलाम क्या और प्रोड्यूस कर पाएगा ये देश, है ना। और मैं बोलता हूँ इस देश को सबको उनको स्टडी करे, सब उनको पढ़े और सब उनका आदर्श पे चले। स्टूडेंट कम्युनिटी को डॉक्टर अब्दुल कलाम को समझना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं और उनको मेंटर माने या उनको आइडियल माने। ही इज़ द राइट पर्सन। अगर हम उनको समझे जाने तो इस जैसा इंसान शायद नहीं प्रोड्यूस किया इस देश में। सर एक सैल्यूट तो बनता है बिल्कुल, कलाम साहब के लिए, एक सैल्यूट तो बनता है। उनको प्रणाम करता हूँ, कलाम साहब को प्रणाम करता हूँ तहे दिल से। सर घूमने फिरने के साथ में खाने का शौक भी होगा? बिल्कुल, खाने का शौक है। बीइंग ए बंगाली, घूमने का शौक और खाने का शौक। आज भी हमारा ये मोस्ट फेवरेट फूड इज़ दैट मछली और चावल और साथ में रसगुल्ला। मेरठ में भी मिल जाता है, जुगाड़ कर लेते हैं हम, है ना। वी आर नॉट दैट क्रेजी, पहले जितना क्रेजी थे अब उतना नहीं है। मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो कोई बात नहीं है। बट रसगुल्ला तो जुगाड़ कर ही लेता हूँ, है ना। 2-3 शॉप हैं, बहुत अच्छा रसगुल्ला मेरठ में भी बनता है, तो लेके आते हैं, हम खाते हैं। हम अंत में पहुंच चुके हैं अपने इंटरव्यू के इस खास एपिसोड में। सर यूथ के लिए कोई स्पेशल मैसेज हो आपके पास में तो मैं चाहूँगा कि आप अपना शेयर करें। मैं तो बोलूँगा अभी का जो यूथ है ये बहुत अच्छे हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी ऑनेस्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, हर चीज़ में है। हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, घबराने के ऊपर कोई बात नहीं है। द फ्यूचर इज़ वेरी वेरी ब्राइट। डोंट डिपेंड अपॉन एनीबॉडी, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, सिर्फ खुद पे भरोसा रखो। आप हर चीज़ कर सकते हो प्रोवाइडेड यू विश टू डू। अगर आप करने चाहते हो दिल से तो आप कर सकते हो और बन सकते हो। यू विल बी नो वे बिहाइंड, आप किसी से पीछे नहीं रहोगे। लाइफ इज़ वेरी वेरी ब्राइट एंड लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ऑलराइट, तो हमारे साथ में आज जुड़े असीम कुमार दुबे सर, दीवान स्कूल के प्रिंसिपल। बहुत बातें हुई सर से उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, कैसे वो कोलकाता से मेरठ आए और कैसे उन्होंने अपने जो आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे उस सपने को उन्होंने जिया। उसके बाद में आज वो दीवान के प्रिंसिपल हैं। तो बहुत एक अरसा, एक पूरा जो उनकी ज़िंदगी थी वो आज सर ने इस छोटे से एपिसोड में जी ली। बहुत पुरानी खट्टी मीठी उनकी बातों पे भी, यादों पे भी बात हुई है। ऐसे ही कुछ और अचीवर्स से आपको मुलाकात कराते रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और समय समय पर आपका मार्गदर्शन हमें और हमारे जो व्यूवर्स हैं उन लोगों को मिलता रहेगा। हमारा प्रॉमिस आपसे यही है कि ऐसे ही अचीवर्स को वक्त वक्त पर आपसे मुलाकात करवाते रहेंगे, लेकिन आपको करना होगा बस एक ही काम, देखना होगा हमारा शो जिसका नाम है द अचीवर्स टॉक। अंत में एक ग्रैंड सल्यूट
to all the achievers.